हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। कैसे आप सभी लोग? आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वैसे। आप जो न्यू बैच लाने वाले मेंस का वॉरियर बैच वालों को भी परचेज करना पड़ेगा क्या? हाँ जी। इसीलिए सुमित ठाकुर मैंने कहा था कि ये ना बैंक महापैक लिया अगर उसमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, मस्त एकदम। लास्ट क्लास पूरी क्लियर है आप सभी लोगों के? काफी कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लाइक सेक्टर्स पढ़े थे। ओके, इन सेक्टर्स के अलावा इंडिविजुअल हम लोगों ने ये देखा था कि जो टाइप्स ऑफ बैंक है उन बैंक्स में क्या क्या इवन पीएसएल का टारगेट होता है। और इवन जो पीएसएल में भी हम लोगों ने सब टारगेट भी पढ़ा था कि सब टारगेट कितना रहता है। आरबीआई वाली पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, कितना कॉस्ट आएगा मेंस का सर? आई थिंक 880 रुपए है। ठीक है, अभी यार यहाँ पैसे वैसे की बात ना किया करो, ठीक है, यहाँ तो छोड़ दो, वहां ड्यूटी पूरी हो तो जाती है। अब जरा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन करना। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पीएसएल। पीएसएल होता क्या है? पीएसएल हम लोगों ने समझा था, बेसिकली जो बैंक्स होते हैं उनको स्पेशल यहाँ पर कह रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, चाहे कोई भी बैंक हो, कि दोस्त अगर तुम कुछ भी यहाँ पर लोन के तौर पर दोगे उसका एक सर्टेन पोर्शन होगा, और वो सर्टेन पोर्शन आपको किनको देना पड़ेगा? 8 प्रायोरिटी सेक्टर को। ओके, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा करने का जो पर्पस था वो सिर्फ इतना रहा था कि यार ऑलराउंड इकोनॉमी का डेवलपमेंट जरूरी, रादर देन कि एक स्पेसिफिक सेक्टर ही डेवलप होता रहे। ये यूं भी कहना सही नहीं है कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को देते रहो, एजुकेशन को ना समझो, एजुकेशन को देते रहो, या एमएसएमई को देते रहो, एक्सपोर्ट का ना देखो, या दोस्त या यूं कह सकते हैं कि अदर सेक्टर्स को ना देखो, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको ना देखो, इन सभी को भी देखने की जरूरत पड़ती है। ओके, तभी तो कहेंगे हम लोग कि ऑलराउंड इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है। ओके, अगर गाड़ी के चारों अगर हम लोग जब भी ड्राइव करते हैं तो हम हमेशा से कहते हैं कि गाड़ी के चारों टायर जरूरी है बेहतर होना, अगर उनमें से एक भी कमजोर है तो कोई मतलब नहीं बनेगा मेरे भाई। ओके, तो इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। तो उसी के लिए यहाँ पर पीएसएल लेकर आए हैं। और इस पीएसएल में टोटल कितने सेक्टर्स रहे थे? 9। एक बार लिख देना यस सर। टोटल कितने सेक्टर रहे थे? 9 सेक्टर रहे थे। टोटल कितने सेक्टर रहे थे? 8। ठीक है, और इन्हें सेक्टर को याद करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी, दैट वाज एचआर सीमा, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर एंड अदर्स। यही रहा था। एचआर सीमा, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर और अदर्स, ये रही थी। इन 8 को हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने, उससे पहले हम लोगों ने एक चीज जो पढ़ी थी, ये एमएसएमई की डेफिनेशन पे भी आता हूं, हमने इस लिस्ट को कंप्लीट किया था। इस लिस्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जितने भी आपके डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक हैं, ओके, एक्सेप्ट आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 या 20 से ज्यादा है, उन सभी के जो टारगेट था इट वाज 40%। ओके, इट वाज 40%। इट वाज 40%। जितनी भी डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक हैं, ओके, या इसमें हम लोगों के पब्लिक सेक्टर बैंक आ गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए, और इवन फॉरेन बैंक आ गए जिनकी ब्रांचेस 20 या 20 से ज्यादा है। ओके, ये हम लोगों ने देखा था। इनके केस में हमने सबसे पहले देखा कि जो पीएसएल टारगेट है इट इज व्हाट? 40%। ओके, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है इट इज व्हाट एग्जैक्टली गाइस? इट इज 40%। और इसमें भी हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर के लिए 18% है, और एग्रीकल्चर में भी 10% जो है वो रख दिया यहाँ पर मार्जिनल स्मॉल फार्मर के लिए, वो भी फेज्ड मैनर में। इसमें फेज्ड मैनर में, ओके, फेज मैनर में। इसके बाद माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो टारगेट है वो 7.5% है। एक बात समझना, हम लोगों ने जो पढ़ा था एमएसएमई की डेफिनेशन जो पढ़ी थी, उसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में स्मॉल और मीडियम भी थी, लेकिन इन्होंने जो टारगेट स्पेसिफिक किया है वो स्मॉल मीडियम के लिए नहीं किया, किसके लिए किया है?
जो टारगेट इन्होंने स्पेसिफिक किया वो किसके लिए किया है दोस्त? ओनली फॉर मीडियम, ओनली फॉर मीडियम, यहां लिखा है ना, ओनली फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस, ओके, ओनली फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। और इवन जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन, उसके लिए टारगेट कितना रहा था? वीकर सेक्शन के लिए 12%। यहां तक क्लियर है दोस्त? ये बात को जरा समझना ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें डिकोड करने की जरूरत है हम लोगों को। ये जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए टारगेट स्पेसिफिक किया, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, तीनों पढ़े थे ना। सुशांत क्लियर हो रहा है ये वाला? नवीन क्लियर हो रहा है? ये मित्तल, ये सभी क्लियर हो रहा है? नहीं ऋषभ, ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, तीन चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो माइक्रो एंटरप्राइज है उसके लिए टारगेट स्पेसिफिक किया इन्होंने 7.5% का, ओके। और जो एग्रीकल्चर है उसमें 10% जो इन्होंने यहां पर स्पेसिफिक किया है, वो किसके लिए किया? मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए, वो भी किसमें? फेज्ड मैनर में। आपको 2021-22 से नहीं अचीव करना है, 23-24 जब होगा तब से 10% करना है। 21-22 में जो चल रहा है वो हम लोग करेंगे, ओके। जो भी उसमें पूरे 10 में इन्होंने बता रखा होगा कि 8, 8.5, 9 या 8, 9, 9.5, 10, इस तरीके से जैसे भी। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज और देखी थी आगे कि ये तो हमारा, अच्छा ये 12% वाला भी हमारा किसमें? फेज मैनर में है। ये जो 12% है ये भी फेज्ड मैनर में है। इसको भी एक साथ अचीव नहीं करना है, इसको भी वही 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 अचीव करना है, ओके। फिर इसके बाद आते हैं, सेकंड आया था हमारा फॉरेन बैंक, जिसकी ब्रांचेस 20 से लेस है, ओके। ऐसे जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट यहां इन्होंने अप टू कर दिया है। आप इसमें अब 10 भी दीजिए, 12 दीजिए, 14 दीजिए, 15 दीजिए, मैक्सिमम आप 32% दे सकते हैं। भाई आपके लिए भी टारगेट 40% ही है, आपके लिए भी पीएसएल का टारगेट 40% है। बट आउट ऑफ 40%, 40% में से, नॉट 40% का, 40% में से जो 32% होगा वो आपके लिए किसके लिए रहेगा? एक्सपोर्ट की। ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए 32% रहेगा। अब ऑल जो रेस्ट बचते हैं पीएसएल, जो जितने भी बचते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, उनके लिए इन्होंने कर दिया मिनिमम 8%, मिनिमम 8%। क्लियर क्लियर क्लियर? बफरिंग, मैं वीडियो ऑफ ही कर रहा हूं, वेट। अब फाइनली देखो, इतना क्लियर है दोस्त? एक बार प्लीज यार, यस सर लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिएगा ना। ओके, अब तो बफरिंग नहीं कर रहा, ऑल ओके। ठीक है यार, मुझे ना ये पढ़ाना नहीं, रटाना है तुम्हें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि इंटरव्यू में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फॉरेन बैंक जिसकी ब्रांचेस 20 से कम है उनके लिए एक्सपोर्ट के लिए कितना है, तो अप टू 22% है। और ऑल पीएसएल जो रेस्ट बचते हैं उनके लिए मिनिमम कितना है? 8% है। मिनिमम 8% है, 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कब आएगा इसका? फर्स्ट पार्ट आ तो गया, करा तो दिया। अब आते हैं नेक्स्ट मेरे दोस्त, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पीएसएल टारगेट कितना है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पीएसएल टारगेट कितना है? 23-24 से 10% फिक्स रहेगा। हाँ जी, ये 23-24 से 10% फिक्स रहेगा। ठीक है, 23-24 से 12% भी फिक्स रहेगा। अगर कोई नया सर्कुलर आता है उसमें अगर चेंज करते हैं तो वो एक अलग बात है, बट अभी के लिए वो 23-24 से फिक्स रहेगा। यहाँ पीएसएल टारगेट है 75%। और इसमें भी क्या बोला है कि जो एग्रीकल्चर है उसको 18% जाएगा, 10% जाएगा मार्जिनल स्मॉल फार्मर को, और वो भी किसमें? फेज्ड मैनर में, ओके। एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर हम लोगों का माइक्रो एंटरप्राइजेस रहा, माइक्रो एंटरप्राइजेस को भी 7.5% है। और यहाँ पर जो वीकर सेक्शन है उसको 12% दिया जाएगा, और 12% भी जो रहेगा ये फेज्ड मैनर में रहेगा। किसमें मेरे भाई? फेज मैनर में, ओके। ये क्लियर होना चाहिए, फेज मैनर में। फिर नेक्स्ट आते हैं रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, इन रीजनल रूरल बैंक के लिए क्या लागू होता है? आरआरबी के लिए कहा है कि बेटा पीएसएल टारगेट तुम्हारा भी 75% ही है। एग्रीकल्चर में तुम्हें भी 18% देना है और 10% तुम्हें फेज मैनर में देना है मार्जिनल स्मॉल फार्मर को, ओके। यहां माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% है, बट एक चेंज है यहां पर, वीकर सेक्शन के लिए बजाय 12% के यहां पर कितना है? 15% है, और फेज मैनर भी यहां पर नहीं है, ओके। यहां 12% नहीं है, यहां 15% और फेज मैनर नहीं है। ये एक ट्विस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। और इवन आरआरबी के लिए टोटल मिलाकर जो 8 सेक्टर है, क्या 8 सेक्टर नहीं है, यहां पर सिर्फ 7 सेक्टर होंगे। एक्सपोर्ट वाले को यहां पर एक्सक्लूड किया गया है, एक्सपोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। हाँ पायल, स्टार्टिंग से लेक्चर कंप्लीट करिए आप। कोई डाउट? अब तो नहीं चीजें टफ लग रही होंगी, अब तो आसान लग रही होंगी भाई। मैंने कम से कम 20 बार इसको रिपीट कर दिया है। अब तो आपके लिए डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए, फॉरेन बैंक जिसकी ब्रांच 20 या 20 से ज्यादा, उनके लिए क्या है वो क्लियर होना चाहिए। फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनके लिए क्लियर होना चाहिए। ओके। और जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है उसके लिए 75% है, 18% फार्मर को, 10% एमएसएफ को, मार्जिनल स्मॉल फार्मर को, माइक्रो एंटरप्राइज 7.5%, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 15% है। ओके। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए फार्मर 18%, माइक्रो एंटरप्राइज 7.5%, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 12% है। अरे दीदी की दीदी जरा थोड़ा आराम से बोल लीजिए, क्लास चल रही है। कभी कभी लगता है कि मतलब भूल ही जाते हैं कि क्लास चल रही है। भाई इतना क्लियर है? सुधरते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। तो मम्मी को बोलता, मैंने मम्मी रुक जाओ यार, एक आध क्लास के टाइम पे मत कुकर चढ़ाया करो, नहीं उन्हें तो तभी सीटी चलवानी है, पता कैसे चलेगा कि घर में किचन है मेरे भाई। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आगे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे। ठीक है। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ओके, इसके बारे में समझिएगा। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या कहा कि बेटा यहां टारगेट जो है पीएसएल का, इट इज 75%। भाई साहब यहां तो टारगेट ही फेज मैनर में है, यहां तो टारगेट ही फेज्ड मैनर में है, समझ रहे हो? ठीक है। यहां तो टारगेट ही फेज मैनर में, क्या मतलब है इसका टारगेट फेज मैनर में? मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो मार्च 31 2021 है उस तक 45% था। मार्च 31 तो निकल गया बेटा। अब मार्च 31 2022 जो सॉरी चल रहा है, मतलब 2022 जो है, इससे हो जाएगा 50%, अभी 45% चल ही रहा है। ठीक है, 50%। फिर हो जाएगा 2023 से 60%, 2024 से हो जाएगा 75%। ये क्लियर है? इससे पहले 40 चल रहा था यार, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये 40। मैं आपको यहां से करा रहा हूं 21 से 45 50 60 75, 45 50 60 75, 45 50 60 75। ये क्लियर है फेज मैनर में? मतलब मार्च 2024 से जो अर्बन कोऑपरेटिव होंगे, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनके लिए भी टारगेट कितना होगा? 75%। ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इसमें से कहा कि ये जो 75% है, जो 75% है या जो भी उस साल में चल रहा होगा, उसमें से माइक्रो एंटरप्राइजेस को जाएगा 7.5%। इन्होंने सिर्फ इनको स्पेसिफिक किया और किसी को नहीं। और जो एडवांसेस टू वीकर सेक्शन होगा वो 12% रहेगा। ठीक है, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन रहेगा वो 12% रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया? ये वाला लाइन फिर से, वीकर सेक्शन भी फेज मैनर, यस ऑब्वियसली, जहां 12% है वहां वीकर सेक्शन फेज मैनर है, जहां 12% है वहां वीकर सेक्शन फेज मैनर है। वीकर सेक्शन का जो फेज मैनर है सिर्फ आरआरबी पे लागू नहीं हो रहा। वीकर सेक्शन टारगेट फॉर आरआरबी 15% है, वहां फेज मैनर नहीं है। जहां 12% है वहां तो फेज मैनर है ये भाई। यहां पर एग्रीकल्चर के लिए कोई 18% स्पेसिफिक नहीं किया है, यहां सिर्फ स्पेसिफिक किया है कि 77.5% आप माइक्रो एंटरप्राइजेस को देंगे, वीकर सेक्शन को 12% देंगे। किस केस में? प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के केस में। एनबीसी का फुल फॉर्म एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, क्यों कंफ्यूज हो रहा है भाई? क्या कंफ्यूजन हो रहा है क्या यार? अब तो मैंने इतने बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से लिख दिया, एक ही पेज में सब कुछ आ गया, अभी भी कंफ्यूजन है क्या?
एएनबीसी की फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ओके, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? थोड़ा साउंड बढ़ा लो भाई, भाई टॉप का लेवल का चल रहा है साउंड। ठीक है भाई, क्लियर है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, एमएसएमई की, उसको एक बार जरा पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था यहां पर माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ओके, माइक्रो में क्या बोला था कि बेटा जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है वो एंड से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल में कितना था, 5 करोड़, और यहां 50 करोड़, और यहां कितना था, 50 करोड़, और यहां 250 करोड़। यही तो रहा था इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर। 5 गुना कर दो इसको, 1 10 50, 1 10 50। ये क्लियर है एमएसएमई? चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरा काम आगे से शुरू होता है, यहां तक खत्म मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारे जो सेक्टर्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर को। ओके, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि एक किसान अगर लोन लेने के लिए आ रहा है तो वो एग्रीकल्चर कंसीडर किया जाएगा। इन्होंने काफी चीजों में यहाँ पर एग्रीकल्चर में बताई है, उन काफी चीजों में हम लोग मत्स्य पालन से लेकर सारे पालन पढ़ने वाले हैं, उनको भी देखेंगे। इवन बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको एक मिनट रीड करिए। एक बार रीड करिए मेरे भाई। देखिए इन्होंने क्या कहा कि लैंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उधारियां हैं, लैंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी इंक्लूड फार्म क्रेडिट। ये फार्म क्रेडिट लेगा जिसमें एग्रीकल्चर के लिए भी आएगा और अलाइड एक्टिविटीज के लिए भी आएगा। अलाइड एक्टिविटीज में स्मॉल में 5-50 किया, हाँ किया यार, अच्छा 10 है मेरे भाई, ले खुश, अब सही है। 1 5 10 50 50 250। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या बोला है, एग्रीकल्चर सेक्टर विल इंक्लूड फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, लैंडिंग फॉर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटी। सबसे पहले तो फार्म क्रेडिट मतलब कोई भी किसान खेती के लिए ऋण लेना चाहता है, कृषि ऋण लेना चाहता है कृषि के लिए और कृषि से संबंधित एक्टिविटीज के लिए। अलाइड एक्टिविटी में आ गया डेयरी, ओके, डेयरी उद्योग, फिशरीज मत्स्य पालन, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री पशु पालन, पोल्ट्री मुर्गी पालन, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, एंड सेरिकल्चर रेशम उद्योग। तो ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्म क्रेडिट है वो फार्म क्रेडिट किसान खेती करने के लिए तो ले ही रहा है, वो किसके लिए और ले सकता है, एंसिलरी एक्टिविटीज के लिए। और एंसिलरी एक्टिविटीज में कौन कौन है, एंसिलरी एक्टिविटी में क्या क्या है, ये सारी चीजें आ गई। ओके, अब जरा आगे लाइन पढ़ते हैं, लैंडिंग फॉर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पर एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज आ जाती हैं, जरा एक बार देखना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है दोस्त, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अब दोस्त जैसे आप लोग अगर गांव देहात में जाते हैं तो एक किसान है, उसने खेती करा, उसने गेहूं किया। अब गेहूं यार वो खेत में रखेगा क्या, उसके लिए उसे क्या चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। अगर खेत में रखा, बरसात हुई तो उसका तो गेहूं बर्बाद, हाँ जी सर बर्बाद। उसने जो फसल करी उसको अगर फसल उसने कहीं वेयर हाउस में नहीं रखी, गोडाउन में नहीं रखी, तो उसकी फसल बेकार हो जाएगी, हाँ जी सर बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे में क्या जरूरी है कि क्या किया जाए कि स्टोरेज फैसिलिटी रखी जाए, जो कि अपने देश में जिसका ज्यादा अभाव है। वेयर हाउस होना चाहिए, मार्केट यार्ड होना चाहिए, गोडाउन, साइलोस, ओके,
इन सभी के लिए बोला है कि ये इवन इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज यूनिट, कोल्ड स्टोरेज स्टेज, ये अगर इन पर्पज से अगर कोई लोन लेना चाहता है तो वो किसका पार्ट बनेगा? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का। समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? साइलोस काइंड ऑफ ऐसा होता है जैसे आप लोगों ने अगर गांव वगैरह में गए हो तो गेहूं रखने के लिए एक टंकी की जरूरत होती है, गेहूं रखने के लिए। ओके, तो वो जो होती है ना, उसको बड़ा रूप हम लोग बोल सकते हैं साइलोस टाइप का। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा साइलोस क्या है। ओके, वो क्या है कि एक तरीके से एक मतलब बल्क मटेरियल को रखने के लिए एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रेन वगैरह रखने के लिए उसका यूज है, ड्रम टाइप का आप कह सकते हैं। वेल डन पूजा। ओके, अब जरा समझना दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कोई भी लोन लेना चाहता है तो उसको फार्म क्रेडिट के लिए भी मिलेगा, और इवन फार्म क्रेडिट में जो मतलब फार्म क्रेडिट जो मिलेगा वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए मिलेगा, इवन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोन मिलेगा, और एंसिलरी एक्टिविटीज के लिए भी मिलेगा। ओके, और ये जो एंसिलरी एक्टिविटीज है इनमें क्या आता है? लोन फॉर सेटिंग अप एग्री क्लिनिक्स, एग्री बिजनेस सेंटर। अगर आपको एग्री क्लिनिक, अब जैसे दोस्त फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत खराब हुई है, मेरी तबीयत खराब हुई, हम भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसी फसल के लिए भी दोस्त क्या होते हैं? एग्री क्लिनिक्स बने हुए, एग्री बिजनेस सेंटर बने हुए हैं, ठीक है। तो एग्री क्लिनिक्स बनाने के लिए, एग्री बिजनेस सेंटर बनाने के लिए अगर लोन की जरूरत है तो वो भी मिलेगा, पैसा मिलेगा, और उन सबको किस में रखा जाएगा? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसिलरी एक्टिविटी में। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में क्या रहा है? डेयरी, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? ओके, मतलब 18 जो मिलेगा वो इन सब खर्च होगा। हाँ, अब देखो, किसी को फिशरीज के लिए चाहिए तो 18। अब इसमें भी कोई देखो अगर आ गया मार्जिनल स्मॉल फार्मर, तो आउट ऑफ 18% जो 10% होगा वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर के लिए। अब कोई बड़ा फार्मर आ गया तो उसके लिए यहां पर 8% में से दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, जो इवन इसमें ना, ये मार्जिनल स्मॉल तो पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग है। तो दोस्त ये मार्जिनल फार्मर है जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा 2 हेक्टेयर तक भूमि है, तो ये आपके स्मॉल फार्मर कहलाते हैं। ओके, स्मॉल फार्मर, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एक मिनट रुकना भाई, जरा 1 मिनट। अरे यार वो मेड है, उसने पागल कर दिया है। उसे मैं समझा के आता हूँ, बेटा मान जा मान जा मान जा, ठीक है, मान जा, वो मानती नहीं है। उसको मुझसे डरा के आया हूँ। अब तूने बोला ना तेरी सैलरी कट जाएगी, तो मानी क्यों? मान ही नहीं रही है। आप कबीर सिंह आ गए, मैं कबीर सिंह, मैं कबीर सिंह। अब सुनो जरा, और एमएसएमई में क्या है कि जो खादी और विलेज इंडस्ट्री सेक्टर नहीं है, अब इसको भी एमएसएमई में कंसीडर किया जा रहा है। ओके,
ठीक है, ऑल लोन्स टू यूनिट इन द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर सब टारगेट ऑफ 7.5%। ओके, देखो इवन क्या है कि अगर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर है, अगर वो भी लोन लेना चाहता है तो वो भी किसका पार्ट है दोस्त, पीएसएल का पार्ट है, और वो किसमें कंसीडर किया जाएगा, माइक्रो एंटरप्राइजेस में। ओके, इवन लोन अप टू 50 करोड़, अगर कोई स्टार्टअप है और वो स्टार्टअप लोन लेना चाहता है, कोई नया मेरे दोस्त स्टार्टअप बनाए और वो लोन लेना चाहता है 50 करोड़ रुपए तक का, 50 करोड़ तक का, तो ये भी किसका, कोई एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कोई स्टार्टअप है मेरे दोस्त और वो 50 करोड़ तक का लोन देता है, तो वो भी किसका पार्ट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का। कोई दिक्कत यहां तक? देन 8% पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देन 8% तो मिनिमम है ना, अब ज्यादा भी दे सकते हैं अमृता, मनाही नहीं है, इट इज मिनिमम नॉट मैक्सिमम। ओके, ये क्लियर हुआ? एमएसएमई क्या है, एमएसएमई में दो चीजें मैंने बता दी, स्टार्टअप बता दिया, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बता दिया मैंने आपको। ये क्या, ये लोन बिना मॉर्टगेज के होता है, दोनों चीजें देवोजीत मंडल, ठीक है, कोई फूफा तो लग नहीं रहे कि सस्ता मतलब फ्री में लोन दे देंगे, अब फ्री में तो नहीं मिलेगा बट हाँ अफोर्डेबल रेट पे मिलेगा। मैंने शुरू में डेफिनेशन पढ़ाई थी तो बोला था कि अफोर्डेबल रेट पे, सस्ती दर पे। ओके, सस्ती दर पर। नेक्स्ट, लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पस। देखो अब यार यहां पर आ गया कि एजुकेशन की बात की, अगर किसी को एजुकेशन के लिए लोन चाहिए जिसमें वोकेशनल कोर्सेज भी आपके ऐड हैं, ओके, तो यहां पर 20 लाख विल बी कंसीडर्ड एज दी एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एजुकेशन, पहले इसमें 10 लाख रुपए हुआ करता था, अब इसकी लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 20 लाख रुपए, ठीक है, तो 20 लाख रुपए तक का अगर कोई एजुकेशन के लिए लोन लेता, अगर तो 50 लाख का लोन ले, 70 लाख का लोन ले, 80 लाख का लोन ले, हम 20 लाख रुपए तक मानेंगे, ठीक है, हम 20 लाख रुपए तक मानेंगे, 20 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। समझ में आ गया दोस्त? ये एजुकेशन लोन इन प्रायोरिटी सेक्टर मींस, निकिता, निकिता इसका मतलब बेटा ये है कि निकिता फॉर एग्जांपल तेरा मन किया कि मुझे ना कुछ करना चाहिए लाइफ में, तो तेरे को पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी, अब तेरे पास पैसे नहीं थे, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा ना कहना कि मेरे को पर्सनल ऐसे बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल आशीष गौतम के पास पैसे नहीं, दिस इज अ रियलिटी, मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने के लिए, इसलिए मैं टीचिंग कर रहा हूं मेरे दोस्त, अगर पैसे होते तो पढ़ रहा होता, बट मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार आशीष, यू शुड, मतलब तुम्हें जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तुम्हें कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहिए, ऐसी जिंदगी जियोगे तो कैसे चलेगा। तो मैं बैंक पहुंचा, मैंने कहा बैंक वाले भैया मुझको पैसा दे दो, उन्होंने कहा किस लिए पैसा दे दो, मैंने कहा मुझको पढ़ना है, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे बीटेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चार्टर्ड बनना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरे दोस्त, मुझे सिंगिंग सीखनी है, डांसिंग, मुझे चाहिए, कुछ तो चाहिए मुझे, ठीक है, तो ऐसे में दोस्त क्या होता है कि मुझे वो पैसा देंगे, ऑफर करेंगे, लोन ऑफर करेंगे, तो वो जो लोन ऑफर करेंगे उसमें 20 लाख रुपए तक का एजुकेशनल लोन जो होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, इट मींस कि वो सस्ती दर पे अफोर्डेबल रेट पर रहेगा। समझ में आया? जैसे वोकेशनल कोर्सेज में आपका सबसे ज्यादा फेमस तो दोस्त होटल मैनेजमेंट का होता है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना, वेब डिजाइनिंग, ये आप लोग देखते हो मेरे जो थंबनेल वगैरह बनते हैं, इवेंट बनते हैं, वीडियोस वगैरह बनते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिकल डिजाइनिंग। ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ये सब वोकेशनल कोर्स है। एक्टिंग जो होती है, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं मतलब फिल्म एंड टेलीविजन पर, तो एक्टिंग का कोर्स करते हैं, वो सारे किसका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, इन सभी में हम लोग बोले ना दोस्तों, ये सब वोकेशनल कोर्सेज का पार्ट है। ओके, ये समझ में आया कि नहीं आया? हम लोगों ने तीन सेक्टर पढ़े, एग्रीकल्चर पढ़ा है, एजुकेशन पढ़ा है, और दोस्त एमएसएमई पढ़ा, ये तीनों क्लियर हुए आपके? क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोन टू इंडिविजुअल अप टू, इसे पढ़ो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज इसे रीड करिएगा, इसे रीड करिए, फिर से मैं डिकोड करता हूं।
क्लियर हो गया ये बताओ। देखो देयर आर टू, मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ सिटी। ऐसे शहर जहां पर मेट्रो चलती है उसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन सेंटर बोलते हैं, ऐसे शहर जहां पर मेट्रो नहीं चलती उसे नॉन मेट्रोपॉलिटन सेंटर बोलते हैं। ये क्लियर है सभी के? ऐसे सेंटर जहां पर मेट्रो चलती है वो मेट्रोपॉलिटन सेंटर, ठीक है, जहां पर मेट्रो नहीं चलती वो नॉन मेट्रोपॉलिटन सेंटर। ये समझ में आ गया? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। भाई मैं भी पहले इसी को यही समझता था, बट ऐसा नहीं है। मेट्रोपॉलिटन सेंटर वो होते हैं जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि 10 लाख, ठीक है, और जहां पर कम है उसको नॉन मेट्रोपॉलिटन सेंटर बोल रहे हैं, नॉन मेट्रोपॉलिटन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है, जरा ध्यान से देखिएगा। लोन अगर आपको चाहिए और आप अगर मेट्रोपॉलिटन सेंटर में रह रहे हैं, लाइक अ दिल्ली, लाइक अ मुंबई, ओके, तो लोन टू इंडिविजुअल अप टू 35 लाख, अगर 35 लाख रुपए तक का आपको लोन की जरूरत है इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर, बिल्कुल इसको पीएसएल का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, इसको मेरे भाई पीएसएल का पार्ट माना जाएगा विद पॉपुलेशन इन 25 लाख को माना जाएगा बेटा, कहां पर? नॉन मेट्रोपॉलिटन में, नॉन मेट्रोपॉलिटन में। ये समझ में आया? मतलब अगर आप मेट्रोपॉलिटन सेंटर में रह रहे हैं तो 35 लाख रुपए तक का लोन, और नॉन मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं 25 लाख रुपए तक का लोन। ठीक है, समझ में आया ये? 35 लाख रुपए तक का लोन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सेंटर में रहे, अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सेंटर में रह रहे तो 25 लाख रुपए तक का लोन। ठीक है, आपका क्या माना जाएगा? पीएसएल का पार्ट, बशर्ते 35 लाख रुपए तक का लोन तब है जब आपके घर की कीमत 35 लाख रुपए से 45 लाख से ज्यादा ना हो, और इधर 30 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। ये समझ में आया? मेट्रोपॉलिटन मतलब जहां पर एक 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, 1 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। घर गिरवी रखना होता है क्या? अबे भाई, loans to individual 35 lakh in metropolitan center and up to 25 lakh in other center for purchase, घर अगर परचेज करना है, ठीक है भाई, या फिर कंस्ट्रक्शन कराना है जो आपकी ड्वेलिंग यूनिट है उसका, ठीक है, तो यहां पर बोला ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट घर की जो है मेट्रोपॉलिटन सेंटर में 45 लाख से ज्यादा ना हो, और अदर सेंटर में 30 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इसलिए टाइम दे रहा हूं भाई, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। ड्वेलिंग यूनिट मतलब होता है मेरे दोस्त घर हो गया, घर को हम लोग ड्वेलिंग यूनिट बोलते हैं, या हाउस वर्ड नहीं यूज किया उन्होंने, यहां पर बोला ड्वेलिंग यूनिट, घर। अच्छा यार, तुम लोग बोलते ये रिहायशी इलाका है, तुम लोग बोलते नहीं हो ये यार, ये ना जगह जो है ना ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं। रिहायशी मतलब क्या होता है? रिहायशी मतलब क्या होता है ये बताओ, ड्वेलिंग। ये बोलते हो कि सर अरे यार ये ना ये दिस इज अ कॉमर्शियल एरिया, ओके, यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, दुकान वगैरह बन रही है, बट ये जो एरिया ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ पर लोग रहते हैं। ऐसा बोलते नहीं बोलते हो? रिहायशी मतलब क्या है? ड्वेलिंग। समझ में आया? आप अपने घर को क्या बोलेंगे कि आप एक ड्वेलिंग यूनिट है, दिस इज एक ड्वेलिंग यूनिट, यहाँ पर दोस्त दो तीन चार लोग रह रहे हैं। 45 लाख से ज्यादा हुआ तो नहीं मिलेगा बेटा, नहीं, फिर वो पीएसएल में कंसीडर नहीं किया जाएगा, फिर वो पीएसएल में कंसीडर नहीं किया जाएगा।
क्लियर है? हाउसिंग टू बैंक, हाउसिंग लोन टू बैंक ओन एम्प्लॉय विल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। अगर कोई बैंक का एम्प्लॉय हाउसिंग लोन चाहता है तो उनको यहां पर नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपके, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे भाई अगला, लोन अप टू 10 लाख इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर एंड अप टू 6 लाख इन अदर सेंटर फॉर डैमेज ड्वेलिंग यूनिट। अगर आपका जो घर है टूटा फूटा है, उसको रिपेयर करने के लिए पैसे की जरूरत है तो 10 लाख मेट्रोपॉलिटन में कंसीडर किया जाएगा और 6 लाख नॉन मेट्रोपॉलिटन में कंसीडर किया जाएगा पीएसएल का पार्ट। आगे के क्लियर हुआ ये वाला? बेटा 45 का नहीं मिलेगा, उसमें बोला ना कंचन 45 का अगर घर की कीमत है तो 35 लाख तक मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? अरे दादा, ब्याज की दर। अगर प्लॉट है तो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? लोन मिलता है ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, ये क्लियर हो गया? हाउसिंग क्लियर हुआ है? हाउसिंग में कोई डाउट? कैश फ्लो क्या होता है? कैश आउटफ्लो, बेटा कैश फ्लो ये होता है सुरभि तुम्हारे घर में रिश्तेदार आए और तुम्हें 500 रुपए दे के चले गए, कैश फ्लो। ओके, और तुम किसी के घर में गए और तुम उनको 500 रुपए दिया, दिस इज कैश आउटफ्लो। तुम्हारे पास से गया और तुम्हारे पास आ गया, आया। मैं किसी को घुमाने के लिए ले गया डेट पे फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त, तो वहां मेरा कैश आउटफ्लो होगा। ओके, समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कंपनी मुझे सैलरी, दिस इज कैश इनफ्लो, पैसा आ रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़िए। अगर दीदी ने पे की तो ऐसा हो नहीं सकता। कभी हुआ है आज तक? अब सूरज पूरब से निकलता, पश्चिम से नहीं बे। ठीक है, अब जरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़िए ध्यान से। बैंक लोन अप टू 5 करोड़ फॉर पर बोरोअर फॉर सेटिंग अप स्कूल। अगर किसी को स्कूल बनवाना है, किसी को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए पैसा चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए पैसा चाहिए, इनको सेटअप करने के लिए, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट। अब गांव देहात में भाई किसी को काम है उसका हाउस होल्ड टॉयलेट जो है, ठीक है, उनके कंस्ट्रक्शन का करना, उनको सही करने का काम करना, वाटर इंप्रूवमेंट का करना हाउस होल्ड लेवल पे, उन सभी के लिए अगर पैसे की जरूरत है तो 5 करोड़ पर बोरोवर तक लिमिट दी गई है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। इसको पीएसएल में कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ गया भाई? अगर देश किसी इंडिविजुअल को जरूरत है, लाइक जैसे इंडिविजुअल छोड़ो, यहां पर 10 करोड़ की लिमिट दी गई है पर बोरो फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर। अब किसी को हॉस्पिटल बनवाना है आयुष्मान भारत टायर 2 एंड टायर 4 सेंटर में, तो उनके लिए बोला गया है कि 10 करोड़ जो नहीं, 10 करोड़ इसको बेटा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसीडर किया जाएगा। समझो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे। पढ़ लीजिए एक बार, टायर 1 से लेकर टायर 6 सेंटर भी पढ़ लीजिए। टायर्स के अकॉर्डिंग लोन नहीं मिलेगा। टायर 2 से लेकर टायर जो 6 सेंटर है, इनमें अगर
आयुष्मान भारत के तहत अगर यहाँ हॉस्पिटल किसी को बिल्ड करना है तो 10 करोड़ लिमिट दी गई है, 10 करोड़। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर है, नई कैटेगरी है ये। रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। इसको एक मिनट का टाइम, फिर पढ़ो इसे दोबारा, इसे पढ़ो, फिर इसी में हम लोग एक और पॉइंट पढ़ेंगे आगे। एक लाइन तो बहुत छोटी सी, इसे पढ़ो पूरा। सर टायर 2 एंड 5 में ओनली मिलेगा। अबे भाई कहां लिखा है, मैंने क्या बोला है? टायर 2 से लेकर टायर 6 सेंटर को कवर किया गया यहां पर भाई। मैंने कहा लिखा 2-5, टायर 2 से टायर 6 को कवर किया गया यहाँ। इसे पढ़ो रिन्यूएबल एनर्जी को अब। मतलब क्लियर हुआ इसका? अगर किसी को पावर जनरेटर की जरूरत है, अब जनरेटर किसको चाहिए होगा? पावर जनरेटर भाई, 30 करोड़ रुपए तक का। एक्चुअली मुझे वॉरियर क्लास लेनी है, मुझे पावर जनरेटर की जरूरत पड़ेगी भाई, लाइट ना चली जाए, है ना। बड़ी बड़ी फर्म को तो जरूरत पड़ेगी। किसी को सोलर बेस्ड पावर जनरेटर की जरूरत है, किसी को बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर की जरूरत है, विंड मिल, माइक्रो हाइडल प्लांट, ठीक है। किसी को स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है, इसके लिए पैसे की जरूरत है, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जरूरत है। ये सब प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन में आएगा। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन में आएगा। और यहाँ 30 करोड़ लिमिट दी गई है। कितने की लिमिट दी गई? 30 करोड़ तक की लिमिट को यहाँ पर बोला गया है कि पीएसएल में ट्रीट किया जाएगा अगर इस पर्पस के लिए कोई लोन लेता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, उसके लिए लोन लिमिट दे रखी है 10 लाख रुपए पर बोरोवर। और मुझे अपने छत पे मेरे दोस्त सोलर लगवाना है, पैनल लगवाने हैं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मेरे लिए पर बोरोवर कितनी लिमिट है? 10 लाख रुपए पर बोरोवर, 10 लाख रुपीज पर बोरोवर। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? ये इजी है, हाँ सब इजी है। अभी इजी लग रहा है, इतनी देर से इजी नहीं लग रहा था। कल तो कल के 2 घंटे, आज के 2 घंटे सब इजी लगेगा, डोंट वरी। रिन्यूएबल एनर्जी क्लियर हो गया। हम लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, एमएसएमई पढ़ लिया, ओके, हाउसिंग पढ़ लिया, रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ लिया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लिया। हाउसिंग रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर। ये सेक्टर हो गए हम लोग के, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एमएसएमई, एग्रीकल्चर। अब अदर्स बाकी रह गया है। एक्सपोर्ट क्रेडिट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही 40% देना, 32% वही, और 8%। अब हम लोग का जो आता है वो सेक्शन आता है अदर का। अदर हम लोग पढ़ने वाले, बट अदर पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप क्या होता है। एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप? मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दूंगा इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि इसको पढ़ोगे तब जब मैं समझाऊंगा तब मेरे लिए चीजें इजी हो जाएंगी। इसे प्लीज कंप्लीट करिएगा। ये कंटेंट आपका इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, ये न्यूली एडिट कंटेंट है। एक ही बार में क्लियर हो गया। ओके, शुक्रिया भाई।
सर कुछ पूछना है प्लीज, मुझे एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करनी है, समझ नहीं आता कि कैसे करूं, ये क्लास ज्वाइन करनी है। फाउंडेशन स्टार्ट कर दो सपना ठाकुर। जो विलेज में होते हैं, हाँ जी, ये विलेज में जो भी होते हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग, पहले से कंप्लीट करिए तुम लोग। हार्डली 15 मिनट का टॉपिक बचा हमारा ये, फिर हम लोग अपना नाबार्ड करेंगे और फिर वो करेंगे, आरआरबी करेंगे। अब जरा देखिए, ये डन हो जाए तो प्लीज बताना, स्लाइड में चेंज कर दूंगा फिर दूसरी। डन, ये वाला पेज देखिए। जेएलजी नहीं समझ आया बेटा, अभी निकिता पढ़ ले, नहीं समझ में आएगा मैं समझाऊंगा सब, पढ़ तो ले से। एसएचजी डन हो गया, डन डन। अब ये देख नेक्स्ट जेएलजी। डन डन डन। लास्ट स्लाइड। पढ़ने तो दो पूरा, ले भाई ले, पढ़ ले पढ़ ले। इसे देखो, डन। आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब है, सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप?
ये जो हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना लंबा चौड़ा देखा है, इसका मतलब क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकॉर्डिंग टू यू? शायद मेरे हिसाब से ये है कि एक ये व्यक्ति हुआ गांव देहात में, एरियाज में, ये सभी लोग हुए, ये आपस में मिलते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक सेविंग पूल बनाते हैं। ठीक है, एक पूल बनाते हैं और इस पूल में ये सभी लोग क्या करते हैं कि अपनी तरफ से जो बचत है वो सभी इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही है मेरे दोस्त, ऐसा ही कुछ ये कर रहा है। प्रैक्टिकली समझिएगा, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही कर रहे हैं कुछ। ये व्यक्ति हैं जितने भी यहां पर, ये हुए, ये हुए, ये हुए, ये हुए, ये हुए, ये हुए, ये सब क्या करें, अपनी बचतों को इस पूल में डाल रहे हैं। यही तो कर रहे हैं ये लोग, ये आपस में लोग मिल गए। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये यहां पर ये बढ़ गया, ये बढ़ गया बेटा, ये बढ़ गया, यहां पर यहां पैसा जुड़ गया, तो इस पैसे का उपयोग कैसे करेंगे? इस पैसे का उपयोग करेंगे, हो सकता है कि इनमें से किसी एक व्यक्ति, ये हुआ व्यक्ति, इसको पैसे की जरूरत थी, इसने कहा यार मुझे पैसे की जरूरत, तो वो इसमें से पैसा लेगा। ठीक है, अब वो इसका फायदा क्यों है? अगर ये व्यक्ति, इसको पैसे की जरूरत होती तो ये क्या करता है, इसको लाने का पर्पस क्या, पर्पस समझना है जरा। आप लोगों ने देखा होगा साहूकार वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े जो धनी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि लोगों को गांव देहात में पैसा उधारी पर देते हैं, और वो जो उधारी पर पैसा दिया जाता है वो स्पेशली किस किस रेट पर होता है, मतलब वो अगर हम लोग बोले तो वो आपका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रहता है एज कंपेयर टू बैंक, और काफी हायर रेट पर होता है। तो ऐसे में इन सभी से इनको बचाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि ऐसे व्यक्ति जिनका एक कॉमन पर्पस है, सोशो इकोनॉमिक पर्पस सेम है, वो सभी ये लोग यहाँ पर जोड़ेंगे और वो अपनी बचतों को एक पूल में डालेंगे। उद्देश्य यहाँ पर ये कि बचत करना और बचत का उपयोग करके उनको उधारी दिलाना, यही पर्पस है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इसमें 10 से 20 लोग आपस में जुड़ते हैं और इस ग्रुप को क्रिएट करते हैं। यहीं पर लिखा हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है कि विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कमिटी है, यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 10 to 20 लोकल वीमेन और मैन, 10 से 20 मेन एंड वीमेन के साथ मिलकर ये बन जाता है। मिक्स ग्रुप इज जनरली नॉट प्रिफर्ड, जैसे महिला पुरुषों दोनों का ग्रुप जनरली प्रेफर नहीं किया जाता है। ठीक है, most self-help group located in India through SHG can be found in other countries, especially South Asian और Southeast Asia। इसे नहीं हमें ज्यादा दिमाग लगाना। जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल रेगुलर सेविंग कंट्रीब्यूशन करते हैं कुछ महीनों तक, जब तक कि जो इनफ मनी नहीं हो जाती है उनके ग्रुप में उधारी देने के लिए, और फंड्स में भी देन लेंट बैक, फिर ये पैसा उधार वापस दिया जाता है मेंबर्स को और अदर्स को इन द विलेज फॉर एनी पर्पस। अब उन्हें किसी पर्पस के लिए जरूरत, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई है, आप लोगों ने हाथ के पंखे देखे गांव देहात में, गांव देहात में हाथ के पंखे देखे हैं, वही लाइट नहीं आती तो वहां पर हाथ हाथ के जो हाथ से बने पंखे चलते हैं। अब कोई व्यक्ति है, महिला है, वो चाहती है कि नहीं यार मेरे को तो इस काम को करना है, अब उनको पैसे की जरूरत है, पैसे के लिए क्या करे, तो एसएचजी फाउंड हुआ, एसएचजी बन गया। अब इनका पर्पस क्या, इसी काम में करना, बैम्बू से बनते हैं उसका क्या करते हैं दोस्त, उससे इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, उससे इनकी आजीविका बढ़िया हो गई। इनका बैंक से कोई रिलेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, कंचन पांडे आगे चल के बैंक से भी लोन लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एसएचजी, जो एसएचजी होते हैं स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप होता है 10 से 20 इंडिविजुअल का, जो कि हु आर होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो सभी एक कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं, कम टुगेदर वॉलंटरी, अपनी स्वेच्छा से आते हैं, फॉर प्रमोटिंग सेविंग हैबिट, आपस में एक दूसरे के बीच में बचत की आदत को लाने के लिए, अमंग मेंबर्स फॉर अ कॉमन कॉज टू रेज एंड मैनेज द रिसोर्सेज फॉर बेनिफिट ऑफ ग्रुप मेंबर, और आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए इस ग्रुप को बनाया जाता है। ओके, जो मोस्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमंग इट्स मेंबर, ये तो सिंपल है बेटा, क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया एसएचजी। ये बताओ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ?
उस पैसे को फिर कहाँ खर्च करते हैं बताए ना। अगर किसी को फॉर एग्जांपल एक ने कहा यार मुझे भैंस खरीदनी है, 2 भैंस खरीदूंगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत सिंपल वाला जिससे आपकी चीज समझ में आ जाए। गांव देहात में उसने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना ली, छोटी छोटी बचतें करने लगे। अब जब छोटी छोटी बचतें करने लगे तो सोचो इसके पास दिन के 100 रुपए बच रहे हैं, तो ये 100 रुपए बच रहा है, इसमें डालना, भैंस आ रही है बेटा महंगी, तो इसमें ग्रुप में डालने लगे, पैसे डालने लगे। अब ये इकलौता तो नहीं खरीद सकता, लेकिन हाँ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो फंड आया उसके माध्यम से इसने उधार ले लिया, कहा कि मैं दूध बेचूंगा और पैसा चुकाता रहूंगा, दूध बेचूंगा पैसा चुकाता रहूंगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से ये काम करते हैं। क्लियर हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप? 5 मिनट का ब्रेक लो, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद मेरे भाई मैं आपको मिलता हूँ 3:06 पे, और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर आज इस वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो।
भाई क्लियर है यहां तक सारी चीजें? आगे बढ़े। तो अब टॉपिक थोड़ा हो सकता है आपको ये बोरिंग लग रहा हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप वाला, बट आई थिंक यार यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। ओके, और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का क्या है कॉन्सेप्ट, जरा वो देखिएगा। ये जो आए थे ना, ये सेविंग के लिए आए थे, बट इसी तरीके का एक ग्रुप और आता है, वो आपस में मतलब वो पैसा उधार लेने के लिए आ रहा है बैंक से। ओके, देखिए कैसे। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ये भी, इसमें भी 4 से 10 इंडिविजुअल होते हैं, साथ में आते हैं बैंक लोन लेने के लिए इंडिविजुअल बेसिस पे और थ्रू दी ग्रुप मैकेनिज्म अगेंस्ट दी म्यूचुअल गारंटी। ओके, जनरली जो मेंबर होते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के, वो सिमिलर टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। ठीक है, जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है, ये कॉन्सेप्ट जो आया था 2014 में आया था, जो रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है नाबार्ड की, उसके माध्यम से, टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर। अब पर्पस क्या है कि दोस्त जो स्मॉल फार्मर होंगे ना, उनको उधार, अब ये क्या करेगा जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, ये तो पैसा उठा लिया बैंक से, अब इसमें जो लोग होंगे वो आपस में भी एक दूसरे के लिए, मतलब एक इंडिविजुअल बेसिस पे पैसा लेंगे बैंक से, या फिर ग्रुप के तौर पर पैसा लेंगे, और फिर ये स्मॉल फार्मर को क्रेडिट उपलब्ध कराएंगे। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में 4 से 10 लोग होते हैं, सेम विलेज के होते हैं, लोकेलिटी के होते हैं, होमोजेनियस नेचर के होते हैं, ठीक है, सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक साथ आकर क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, विदाउट एनी कोलेटरल। ये देखो कीवर्ड अच्छा आया, विदाउट एनी कोलेटरल, बिना कुछ गिरवी रखे। ठीक है, बिना कुछ गिरवी रखे। ओके, बैंक एंड फाइनेंस जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप इन टू वेज, आइदर फाइनेंसिंग टू ग्रुप डायरेक्टली, ग्रुप को भी दे सकता है और इंडिविजुअल को दे सकता है इन अ ग्रुप। In both of the cases, all members of joint liability group is responsible for repaying the loan amount। इस लाइन का मतलब क्या है मेरे भाई, यही तो मजेदार लाइन है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या, जरा बताइए। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, अगर एक ने डिफॉल्ट कर दिया तो इसका डिफॉल्ट का पेमेंट सभी करेंगे। इन बोथ ऑफ द केसेस ऑल मेंबर्स ऑफ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपेइंग द लोन अमाउंट। ऑल members of joint liability group is responsible for repaying the loan amount। बराबर लायबिलिटी होती है सबकी, जितने मेंबर होंगे सबको पे करना पड़ेगा। सम्राट इज सेइंग कि जेएलजी क्या है, मैं अभी ज्वाइन किया, तो बेटा तुम अभी ज्वाइन नहीं, अभी क्विट करो, तुम आराम से शुरू से देखना, मतलब सब भुगतेगा, यो सब भुगतेगा बेटा। ऑल एंटिटी, ऑल एस जेएलजी मेंबर यहां पर लायबल होंगे। ओके, इसमें भी पैसा कलेक्ट करते मिलकर। कंचन ये पांडे ये क्या कर रहे हैं, समझे नहीं कंचन पांडे, ये बैंक के पास जा रहे हैं, इंडिविजुअली लोन ले रहे हैं, ग्रुप के तौर पर लोन ले रहे हैं, फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आगे, स्मॉल फार्मर्स को भी दे सकते हैं, और फिर ये जो अपने जिस किसी एक्टिविटी में एंगेज उसके लिए फंडिंग कर रहे हैं। ओके, अगर एक डिफॉल्ट करता है तो फिर सभी एलिजिबल सभी यहां पर लायबल बनते, नॉट एलिजिबल। ये क्लियर हो गया। अब जरा आते हैं, इसको समझते हैं, अदर्स वाले सेक्शन को। अदर में क्या आता है, लोन एक्सीडिंग नॉट लोन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक टू इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को दिया गया हो, या इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के किसी इंडिविजुअल मेंबर को या इंडिविजुअल को अगर 1 लाख तक का लोन दिया गया तो वो अदर्स का पार्ट है। ओके, 1 लाख तक का लोन, प्रोवाइडेड इंडिविजुअल बोरोवर हाउसहोल्ड एनुअल इनकम इन रूरल एरिया डज नॉट एक्सीड 1 लाख एंड फॉर नॉन रूरल एरिया डज नॉट एक्सीड 1.60 लाख। समझ में आ गया ये पॉइंट। अगर कोई रूरल नॉन रूरल एरिया में रह रहा है, 1 लाख या 1,60,000 से ज्यादा उसकी इनकम नहीं है, और अगर वो 1 लाख रुपए तक का लोन लेता है, 1 लाख रुपए तक का लोन लेता है, तो वो इंडिविजुअल, और जो इंडिविजुअल मेंबर है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का, उसको दिया गया पैसा इस अदर्स का पार्ट होगा।
ओके, लोन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक टू सेल्फ हेल्प, अगर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप या ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को 2 लाख रुपए दिए गए हैं फॉर एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई, एमएसएमई और अदर मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज नहीं है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, या एमएसएमई में एंगेज नहीं है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप या ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, और 2 लाख रुपए तक का लोन दिया गया है, 2 लाख रुपए उसे लोन के तौर पर दिए गए हैं, ओके, फॉर सोशल नीड के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ हाउस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट के लिए, एनी वायबल कॉमन एक्टिविटी के लिए, तो दोस्त वो यहां पर अदर्स का पार्ट होगा, अदर्स का पार्ट होगा। समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए, इससे तसल्ली से पढ़ लीजिए, इसमें टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हर ट्रिकी टॉपिक है, इतना इजी नहीं है। ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ ना? हाँ बेटा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये रिपेयर ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला ना, देखो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप एंगेज नहीं है, ठीक है, और उसको अगर 2 लाख रुपए तक का दिया जाए, 2 लाख रुपए उसे दिए जा रहे, 2 लाख से ज्यादा नहीं है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को बैंक के द्वारा, तो वो यहां पर अदर्स का पार्ट होगा। और ऐसे कोई व्यक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के, या कोई इंडिविजुअल 1 लाख रुपए या 1 लाख 60,000 से ज्यादा अगर उनके परिवार की इनकम नहीं, तो 1 लाख रुपए तक का उनको भी लोन यहां पर अदर्स का पार्ट माना जाएगा। ये पीएसएल का पार्ट है, पीएसएल के अदर कैटेगरी का पार्ट है, पीएसएल की अदर कैटेगरी का पार्ट है मेरे भाई, ठीक है। लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन, अब देखो डिस्ट्रेस पर्सन कौन होता है, ये रहा, देखो एसएचई प्राइमरली सेविंग ओरिएंटेड ग्रुप होता है जिसमें बोरिंग पावर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन दी सेविंग, जबकि जेएलजी जो होता है क्रेडिट ओरिएंटेड ग्रुप होता है जिसका पर्पस ही उधार लेना है बैंक से, प्राइमरली फोकस होता है लोन लेना बैंक से, फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से। डिस्ट्रेस फार्मर, एक वो जिसने कहीं ना कहीं दोस्त रिपीटेड साइकोलॉजिकल शॉक, अब देखो एक फार्मर जिसकी फसल ही बर्बाद हो गई, बार बार उसकी फसल बर्बाद हो रही है, ओके, वो इनकम हुआ, उसका साइकोलॉजिकल शॉक हुआ, उसको लगते ही रह रहे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट था, उसका मतलब ये सोचो मौसम खराब हो गया, उसकी फसल खराब हो गई, क्रॉप प्रोडक्शन बेकार हो गया, मार्केट में उसको उसका पैसा नहीं मिल रहा, तो इस केस में इस फार्मर को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रेस्ड फार्मर कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? जिसके ऊपर दोस्त फाइनेंशियल अदर फैमिली जो ऑब्लिगेशन है बढ़ती चली जा रही है, पर उसके पास पैसा ही नहीं है उनको पूरा करने के लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब ऐसा कोई फार्मर जो इनकम नहीं अर्न कर पा रहा, इज नॉट एबल टू अर्न इनकम, ओके, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस्ड पर्सन या डिस्ट्रेस फार्मर। अब जरा समझना दोस्त, इन्होंने क्या बोला है अदर के केस में कि लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन डिस्ट्रेस फार्मर, ओके, indebted to non-institutional lender not exceeding 1 lakh per borrower to repay their debt to non-institutional lender। समझिए क्या कहना चाह रहा है जरा यहां पर। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर कौन से हो गए? वही साहूकार, यही साहूकार मेरे दोस्त, जो गांव देहात में होते हैं, जो कि उच्च दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। अब उनको लोन रीपे करने के लिए किसी डिस्ट्रेस पर्सन को लोन दिया गया है। डिस्ट्रेस पर्सन मतलब जिसके पास पैसा नहीं, फसल खराब, सब खराब हो गया मेरे भाई। अब डिस्ट्रेस फार्मर को हटाकर डिस्ट्रेस पर्सन की यहां पर बात की जा रही है, डिस्ट्रेस पर्सन भी वही उसी तरीके से। तो लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन अगर दिया जा रहा है 1 लाख रुपए तक का है, किस चीज के लिए? उसकी उधारी को पे करने के लिए, किसको? साहूकार को, तो वो भी किसका पार्ट है? पीएसएल का पार्ट है, ओके। एंड लोन टू स्टार्टअप अदर देन एग्रीकल्चर एमएसएमई, अगर कोई स्टार्टअप जो कि एग्रीकल्चर एमएसएमई है, 50 करोड़ तक का लोन है, तो वो उन कैटेगरी में आएगा, उन कैटेगरीज में आएगा। और यहां पर अदर में कौन आएगा बेटा? स्टार्टअप, अगर 50 करोड़ तक का लोन लेना है और वो एग्रीकल्चर और एमएसएमई एक्टिविटीज के अलावा है, कोई भी स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं है, एमएसएमई से संबंधित नहीं है, अदर देन एग्रीकल्चर एमएसएमई, तो उसको 50 करोड़ रुपए तक का अगर लोन है, तो वो किसका पार्ट बनेगा यहां पर मेरे दोस्त? सिंपल शब्दों में
अदर का पार्ट बनेगा। समझ में आया? अदर, हाउसिंग क्लियर, रिन्यूएबल एनर्जी क्लियर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर, अदर्स, ये क्लियर भाई? हाँ थोड़ा ट्रिकी है, लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है, बट मुझे नहीं लग रहा मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कोई दिक्कत होगी। अगर एक दो बार पढ़ लोगे तो आपकी खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। एक बार इसे पढ़ लीजिए अपनी तरफ से। पढ़ लेना से एक बार, ठीक है? सेल पे थोड़ा ट्रिकी है, एक दो बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं वीकर सेक्शन पे मेरे दोस्त। वीकर सेक्शन में क्या क्या है? कोई शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब अगर लोन लेना चाहता है, उसको उसको दिया गया लोन किसका पार्ट है? पीएसएल का। कोई इंडिविजुअल वीमेन बेनिफिशियरी है, 1 लाख रुपए तक का लोन ले रहा है, वीमेन बेनिफिशियरी, महिला, वो वीकर सेक्शन का पार्ट है। ऐसे पर्सन, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग है मेरे भाई, वो भी इसी का पार्ट है। दिव्यांग भी इसी का पार्ट है। ओके। ओवरड्राफ्ट, ये भी किसका पार्ट है? वीकर सेक्शन का। कोई आर्टिसन, कारीगर, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट डू नॉट एक्सीड 1 लाख। अगर कोई आर्टिसन है, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री से है, उनकी लिमिट कितनी? 1 लाख रुपए तक का अगर वो लोन ले रहे हैं तो वो भी किसका पार्ट है? वीकर सेक्शन का। सेल्फ हेल्प ग्रुप वीकर सेक्शन, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वीकर सेक्शन का पार्ट है मेरे दोस्त। वीकर सेक्शन में भी इनको यहां पर कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है? माइनॉरिटी कम्युनिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर वो लोन ले रहे हैं तो वो भी किसका पार्ट है? वीकर सेक्शन का। हाँ सम्राट, यहां पर काफी चीजें एडिड है, ओके, बदल गई हैं। डिस्ट्रेस्ड फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर। देखो, जो अदर था उसमें डिस्ट्रेस्ड फार्मर के अलावा लोग थे, डिस्ट्रेस्ड पर्सन थे। यहां पर कौन है? डिस्ट्रेस्ड फार्मर हैं जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर के लोन के तले दबे हुए, इंडेप्टेड। डिस्ट्रेस्ड पर्सन अदर देन फार्मर, ऐसे डिस्ट्रेस्ड पर्सन जो कि अदर देन फार्मर हैं और विद लोन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर टू प्रीपे देयर डेब्ट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर। ओके। तो डिस्ट्रेस पर्सन को यहां पर भी कंसीडर किया गया है आपका अदर में। लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन 1 लाख पर बोरोवर, ठीक है? तो यहां पर भी कवर किया गया है डिस्ट्रेस पर्सन को। डिस्ट्रेस पर्सन को यहां वीकर सेक्शन में भी मेरे भाई कवर किया गया है, ठीक है? वीकर सेक्शन में भी कवर किया गया है। जो चेंज हुआ उसी के नोट बनाओ ना। प्रीवियस स्लाइड दिखाओ, ये लो प्रीवियस स्लाइड देख लो।
दिक्कत है भाई सर? एफएस में 20 ब्रांचेस लेस देन वीकर सेक्शन नहीं होगा बेटा, एनी अदर बोला तो था सुरभि पांडे मैंने 8%। ओके डन। ये डन। एक लाइन आता है ट्विस्ट और बढ़िया स्टार्ट होगा, ठीक है? अब तसल्ली से जरा देखना, इस वाली लाइन को पढ़िए जरा। एग्रीकल्चर के लिए बोला गया है 18% देना है आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 75। उसमें से भी 8% जो है वो आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर को चला गया। इसमें से अब आप कैसे भी करके 8 में से लो, 18 में से लो, 13.5% जो है वो आपका नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को जाना चाहिए। नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को, जितने भी कॉमर्स डोमेस्टिक बैंक हैं, फॉरेन बैंक हैं, मोर देन 20 ब्रांचेस हैं, उनके लिए कहा गया है। ऑल डोमेस्टिक बैंक, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा है, अदर देन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनके लिए यहां पर बोला गया है कि जो भी वो एग्रीकल्चर में पैसा उधार दे रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो भी वो पैसा उधार दे रहे हैं, उसमें से 13.5% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को जाना चाहिए। अब बहुत सारे फार्मर होते हैं जो कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं किसी कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल कोई फार्मिंग कर रहा है, ओके, कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहा है। हो सकता है कोई दूध का, डेयरी का काम कर रहा है, वो कॉर्पोरेट के लिए कर रहा है। अब होता है कोई तो भाई अपने लिए नॉर्मल कर रहा है फार्मिंग, ठीक है। अब कोई कॉर्पोरेट के लिए कर रहा है तो उसको नहीं, यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट फार्मिंग बोले, जो कि किसी, जो अपने लिए कर रहा है, जो नॉर्मल फार्मिंग कर रहा है, ठीक है। तो जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर हैं उनके लिए कहा कि उनको इस 18/8 में से, जो भी 18 में से 8 यहाँ चला गया, मिलाकर चाहे मार्जिनल स्मॉल फार्मर को ये दो, ठीक है, चाहे ये बड़े फार्मर को, तो 13.5% जानी चाहिए नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को। ये पॉइंट समझ में आया भाई? ये पॉइंट, कॉर्पोरेट फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर ऑन फार्म ओन्ड एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लार्ज कंपनीज, ओके। कॉर्पोरेट फार्मिंग मतलब जहां पर लार्ज कंपनीज के लिए जो भी फार्मिंग हो रही है, ओके। नॉन कॉर्पोरेट मतलब उनके लिए नहीं हो रही। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? और एक बार बोलिए सुमित ठाकुर, एक बार पढ़ ले पहले तो तू यार, तब मैं बोलूंगा। अब जो 10, सॉरी 8 नहीं है, 10% है, सॉरी 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 10, ये 10 है। 18/10 जो है, ये 18/10, इसमें से जो भी होगा वो 13.5% नॉन कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए जाएगा कंचन पांडे से, ओके। 10% ये एमएसएफ वाला ही है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर। डोमेस्टिक बैंक कौन सी है? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ये सारे आ गए। ये सब फॉरेन बैंक आ गए ना, फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेस को भी ऐड किया गया है। एक बार फिर समझा दो। 13.5 18 में से, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि 18 में से 13.5 हो गया और 10 हो गया तो ये तो 24 बैठ गया बेटा।
18 में से 8 और 10 करा था ना, 8 और 10 तो आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए था, इनमें से भी 13.5। अभी ये जो दिया जाएगा 13.5 ऐसे फार्मर को होना चाहिए जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर है, चाहे 8 हो चाहे ये जो भी हो, ये नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को होना चाहिए 13.5। तो अब इन्होंने ये मैक्सिमम लिमिट दे दी 13.5, मैक्सिमम है, हर साल की एक लिमिट होती है, ये 13.5 मैक्सिमम है। यहाँ बोला ना सेपरेटली नोटिफाइड एवरी ईयर, तो सेपरेटली जो नोटिफाई किया जाएगा वो हर साल, वो लास्ट 3 ईयर के एवरेज से कम नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है ये कहें कि भाई नॉन कॉर्पोरेट को आपको 11 देना है, 12 देना है, 10 देना है, लेकिन ये मैक्सिमम 13.5 है। मुझे इतना डिटेल में नहीं बताना, इसलिए मैंने 13.5 को स्टैंडर्ड मान के चलाया। 10 में से ही 13.5 होगा। हाँ भाई 10 में से ही होगा। अब ये 10 हो सकता है कि ये नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को ही दे दिया गया हो, तो 10 यहां से हो गया, 3.5 यहां से आ जाएगा नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को, बात खत्म। ये क्या पता ये 8 दे दिया और नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को, तो 5.5 यहां से आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई? आई एम बिगिनर, कैसे स्टार्ट करूं फाइनेंशियल? पहली क्लास से पढ़ो। मैंने वॉरियर रेट पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, तो क्या हमको इस बैच को अटेंड करने की जरूरत? शालिनी, हाँ 3-4 टॉपिक इसमें और नए ऐड हुए हैं, वो करेंगे हम लोग। लाइक पीसीए चेंज है, ओके, काफी चीजें चेंजेस हैं यहाँ पर, चेंज है। ठीक है भाई, क्लियर है ये? बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसको पढ़ो इतना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, उसमें नाबार्ड करते हैं, आरआरबी करते हैं, और ये कंप्लीट करते हैं बाकी का। एक बार रिवाइज कर लेना भाई, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा पार्ट 3 में, ठीक है? टेक केयर दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय।